तो जय महाकाल। आज अल्लो तो करना है बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 5। तो आज अल्लो तो बेसिकली करना है। पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्या कर दिया था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, उसी के अंदर फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग ने पढ़ा था दूसरे लेक्चर में थी हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। फिर हम लोग ने पढ़ा था बेसिकली पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पिछले लेक्चर में। आगे ना जैसे फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज हम लोग को पढ़ना है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एनसीईआरटी जो है वो 4 रीजन देती है। एनसीईआरटी क्या देती है? 4 रीजन देती है। पर और भी रीजन है, पर एनसीईआरटी मेजर 4 रीजन देती है। तो इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। पढ़ाते जाऊंगा मैं तुरंत, तो उसी के साथ साथ, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? पहले हम लोग ने पढ़ा थी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अराउंड दी अर्थ कैसे बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर अब हम पढ़ेंगे थी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थी। ये जो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसे लॉस्ट होते जा रही है, इसमें क्या रोला डाल रहा है, इससे कौन बर्बाद कर रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये सर, ठीक है। तो हम लोग तो ये पढ़ना है अब कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि क्या कारण है, क्या किन रीजंस की वजह से इन ये जो बायोडाइवर्सिटी ये लॉस होते जा रही है। तो एनसीईआरटी 4 रीजन बताती है, पर इससे भी ज्यादा रीजंस होते हैं, हाँ कि ना। ये सर। और सबसे पहली एक चीज याद रखनी है इसे पढ़ते समय कि इससे जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो इकोसिस्टम के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए हम ही प्रॉब्लम है, हमारे इकोसिस्टम के लिए हम ही खतरा है, हम हमारे ही इकोसिस्टम के लिए खतरा है, हम हमारे ही इकोसिस्टम के लिए खतरा है। हम मतलब कौन? इंसान। हम मतलब कौन? इंसान। तो हम इंसान जो है वो अपने ही इकोसिस्टम के लिए खतरा है, हम हमारे ही इकोसिस्टम के लिए खतरा है। कि इकोसिस्टम तो अपने आप अच्छे से चल रहा था, वो तो ह्यूमंस हैं जिन्होंने प्रॉब्लम लाई है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस लाया है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो दी नेचर कुछ भी इकोसिस्टम में जो भी चेंज आएगा वो नेचर की मर्जी से आएगा। अब जो चेंज नेचर की मर्जी से नहीं आ रहा वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। और वो नेचर की मर्जी से ना चेंज आने वाला कारण कौन है इकोसिस्टम में? नेचर की मर्जी के अलावा भी चेंज आने का कारण कौन है? ह्यूमन से, ह्यूमन एक्टिविटी है, हाँ कि ना। तो हम हमारे इकोसिस्टम के लिए ही खतरा है, के लिए खतरा है, हाँ कि ना। यह चलती सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज एक ह्यूमन में यानी एक इकोसिस्टम में जो है वो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। हम हमारे इकोसिस्टम के लिए ही खतरा हैं, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब ये कैसे सर, मतलब समझ में नहीं आया कि इवोल्यूशन तो अभी भी चल रहा है कि नई स्पीशीज आ रही हैं, पुरानी स्पीशीज जा रही होंगी। पर क्या आप तो कहीं पे भी नई पुरानी स्पीशीज जाते हुए तो दिख जा रही है, पर क्या आपको नई स्पीशीज आते हुए दिख रही है? अगर दिख रही तो बताओ किधर दिख रही है। तो आंसर क्या है? नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं दिख रही है कि हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ है? इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब नई स्पीशीज तो आ रही है, परंतु पता नहीं कि कहाँ, परंतु पता नहीं कि कहाँ आ रही है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। तो जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो अर्थ की, जो अर्थ में अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ की बायोलॉजिकल वेल्थ बता, वो बायोलॉजिकल वेल्थ कहलाते हैं अर्थ की। तो ये बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रही है, बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। अब किसके कारण? ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ में जो डिक्लाइन आ रही है किसके कारण आ रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आ रहा है। तो सर ये मतलब कि वेल्थ में डिक्लाइन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आ रहा है, या वेल्थ में डिक्लाइन होने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है? क्वेश्चन समझना कि अर्थ की बायोलॉजिकल वेल्थ में डिक्लाइन तो आ रहा है, हाँ कि ना। यस सर। तो जब डिक्लाइन आ रहा है
तो ये जो डिक्लाइन का कारण ह्यूमन है, मतलब कि कमी होने का कारण ह्यूमन है, या कम जिस लेट से हो रहा है, जिस गति से हो रहा है उसका कारण ह्यूमन है? तो आंसर होगा जिस गति से हो रहा है उसका कारण ह्यूमन है, उसका कारण ह्यूमन है। मतलब सर कि अगर ह्यूमन नहीं भी होता तब भी डिक्लाइन करती। हाँ सर, तो ह्यूमन है तो क्या हो गया? असल में एनसीईआरटी आगे बताती थी, मान लो ये नीति अर्थ में जब स्टडी की गई लिथोस्फियर मतलब लैंड की, तो पता चला 5 बार कैटास्ट्रोफी आ चुकी है, मतलब 5 बार वो अर्थ में वो खतरा आ चुका है, और उस समय बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। हाँ कि ना? ये सर इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एज ऑफ वो आया डायनासोर, और फिर एज ऑफ डायनासोर ये अचानक से खत्म हुआ और फिर नया एरा चालू हुआ। तो ये जो खत्म हुआ ये कब खत्म हुआ? ये एक कैटास्ट्रोफी के समय खत्म हुआ। अब इस कैटास्ट्रोफी के बाद जो ह्यूमन आए, मतलब जब 5वीं कैटास्ट्रोफी के बाद जो ह्यूमन आए, 5वीं कैटास्ट्रोफी के बाद ही ह्यूमन आए हैं। तो उसके बाद जब ह्यूमन आए तब से जो लेट हुआ है, जो अभी चल रहा है करंट समय में, इस समय जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये 100 गुना ज्यादा है। पिछले जो 5 कैटास्ट्रोफी आए उस समय जो नुकसान हुआ उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब नेचर खुद बिल करेगी, खुद नुकसान खुद खत्म करेगी, परंतु खत्म करने की जो गति है उसे बढ़ा कौन रहा है? उसे बढ़ा रहा है ह्यूमंस। उसे कौन बढ़ा रहा है? उसे बढ़ा रहा है ह्यूमंस। जैसे हम मान लो तो जो अर्थ का जो पैसिफिक सी एरिया है, पैसिफिक सी है, वहां पे टॉपिकल रीजन में लाई करने वाले आइलैंड्स को हम लोग बोल देते हैं टॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। उन्हें क्या बोल देते हैं? टॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। तो जब एक टॉपिकल पैसिफिक आइलैंड तो ह्यूमंस कॉलोनाइज किए, मतलब ह्यूमंस वहां पे जाने थे लगे, रहने लगे, तो वहां से 2000 स्पीसीज, 2000 स्पीसीज किसकी? बर्ड्स की एक्सटेंट हो गई, जो उस आइलैंड पे रहती थी, मतलब वहां की नेटिव थी। तो उस आइलैंड की जो 2000 नेटिव बर्ड्स की स्पीसीज की वो एक्सटेंट हो गई। क्यों एक्सटेंट हो गई? बस ह्यूमंस वहां पे जाके रहने लगे। हाँ कि ना? यस सर। तो ये सब डेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया होगा, पर मैं इस समझाने के लिए चलते जा रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे। अब जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, अभी पढ़े थे दूसरे लेक्चर में। यहाँ पे किधर गया? ये ला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। हाँ कि ना? तो ये एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है रेड बुक, लाल किताब, जिसका नाम क्या है? रेड बुक। हाँ कि ना? अब रेड बुक क्या बताती है? रेड बुक बताती है, रेड बुक जो 2004 की जो एडिशन निकली थी, इसकी 2004 की जो एडिशन थी, उसमें पता चला था कि करीब करीब 500 सालों में, जो अभी 500 साल बीते हैं, उसमें कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए होंगे? सोचो, 784 स्पीसीज, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये तो 2004 का डेटा है, अभी तो और ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ कि ना? तो 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इनमें से कौन कितना है? इनमें से 338 स्पीसीज किसकी है? वर्टिब्रेट्स की है। 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स की है। ये किसकी है? वर्टिब्रेट्स की है। हाँ कि ना? फिर 359 स्पीसीज किसकी है? इनवर्टिब्रेट्स की। 359 स्पीसीज किसकी है? इनवर्टिब्रेट्स की। हाँ कि ना? इनवर्टिब्रेट्स की। फिर 87 स्पीसीज किसकी है? 87 स्पीसीज किसकी है बची हुई? ये बची हुई 87 स्पीसीज प्लांट्स की है। बची हुई 87 स्पीसीज प्लांट्स की है। मतलब अगर थोड़ा सा डेटा को देखें तो जो इनवर्टिब्रेट्स का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है। इनवर्टिब्रेट्स का अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स है वो ह्यूमन एक्टिविटी से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, और प्लांट में उतना कम इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हम लोग तो लगता है यार प्लांट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जो कम है प्लांट में हम लोग तो जो कम लग रहा है इम्पैक्ट, वो
इतना, यानी जो अनलो तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा प्लान में लग रहा है और वो एक्चुअल में कम है, मतलब जो एक्चुअली में ज्यादा होगा वो कितना ज्यादा होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो ये जो है इससे हम लोग तो पता चल रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इनवर्टिब्रेट्स पे, फिर वर्टिब्रेट्स पे और फिर प्लांट्स पे, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फिर कुछ रिसर्च की गई थी, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन की गई, तो पता चला थी जो रिसेंट एक्सटिंक्शन है उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। जैसे आपका दो दो आ जाता है मॉरिशियस से जो गायब हुआ, फिर आ जाता है क्वागा जो अफ्रीका से गायब हुआ। क्वागा बेसिकली एक जैवला की स्पीशीज होती है। फिर कौन आ जाता है, थैलासीन आ जाता है जो ऑस्ट्रेलिया से गायब हुआ। अब ये थैलासीन क्या है? थैलासीन एक प्रकार का टेस्मेनियन वुल्फ है, जो हम लोग पढ़ते नहीं इवोल्यूशन में कि क्या कहते हैं, जो वो रहते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्supials, उनमें टैस्मेनियन वुल्फ आता है ना, तो वो गायब हुआ, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर ये दे देगा कि टैस्मेनियन वुल्फ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है। स्टीलर्स काऊ जो रसिया में पाई जाती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, हाँ कि ना? अभी इसे स्टीलर्स काऊ जो एक्सटिंक्ट हुई, ये क्यों एक्सटिंक्ट हुई? असल में इसका जो मीट रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, और ये बीफ के चक्कर में ना लोग इसे खा गए पूरा। फिर आप बोल सकते हो कि टाइगर बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब टाइगर की जो 3 सब स्पीसीज है जो बाली, जावन और कैस्पियन में पाई जाती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, हाँ कि ना? ये सर। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने अभी 500 साल की बात की, कब से? 2004 से। ये डेटा याद रखना कि यहाँ पे इस चैप्टर में जितना भी डेटा लिया जा रहा है वो जनरली 2004 तक का ही लिया जा रहा है, तो प्रेजेंट तक का नहीं लिया जा रहा है, 2004 तक ही लिया जा रहा है। तो 2004 तक से 20 साल पहले, मतलब आप बोल सकते हो 1984 से 19 1984 से 2004 तक कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए? कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए? तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 27। मेरा आंसर क्या होगा? 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। अब ये तो ऐसी स्पीशीज हैं जो हमारे ऑब्जर्वेंस में आ गई थी, क्या पता और भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई पर वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए थे, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो वो जो मैंने उस वो वाला डेटा दिया थी 784 वाला, उसमें भी वो स्पीशीज हैं जो हम ढूंढ पाए थे, क्या पता और भी स्पीशीज हो जो हम ढूंढ ना पाए और एक्सटिंक्ट हो गई हो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर हम लोग केयरफुली एनालिसिस करें कि कितनी स्पीशीज गायब हो रही है, कितनी स्पीशीज मिल रही है, तो इससे हम लोग तो पता चलता है कि ये जो एक्सटेंशन है ये ऐसा नहीं कि कोई सी भी स्पीशीज गायब हो जा रही है, कोई सी भी स्पीशीज कभी भी गायब हो जा रही है, ऐसा नहीं है। कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है कि ये स्पीशीज ज्यादा एक्सटेंट हो रही है, ज्यादा वल्नरेबल है। जैसे एम्फीबियन है, देखा गया कि एम्फीबियन ज्यादा एक्सटेंट हो रहे हैं, जो एम्फीबियंस हैं वो ज्यादा एक्सटेंट हो रहे हैं, इनकी स्पीशीज ज्यादा एक्सटेंट हो रही है, इनकी स्पीशीज पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बता देते हैं कि बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म सेम प्रकार से एक्सटेंट हो रहा है, या कहीं से भी कोई सा भी ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो जा रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स में तो एम्फीबियन बहुत जल्दी एक्सटेंट हो रहे हैं, हाँ कि ना? एनिमल्स में एम्फीबियंस की जो एक्सटेंशन की रेट है वो बहुत ज्यादा है, हाँ कि ना? ऐसा क्यों सर कि एम्फीबियन इतने ज्यादा एक्सटेंट हो जा रहे हैं? क्योंकि जो एम्फीबियंस है उन्हें लैंड और वाटर दोनों की जरूरत है, लैंड और वाटर दोनों की जरूरत है, दोनों में रहते हैं, पर उन्हें वाटर की क्यों ज्यादा जरूरत है? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन वाटर में होगा। अब वाटर की स्कैर्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वाटर की पॉपुलेशन पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रिप्रोडक्शन के लिए वो एक थ्रेट हो गया, वो उनके रिप्रोडक्शन के लिए उतना ज्यादा सुटेबल बचा नहीं है एम्फीबियंस के लिए, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है। While it is doubtful if any new species have been added थ्रू स्पीसीएशन मतलब थ्रू इवोल्यूशन, थ्रू स्पीसीएशन का बोलने का मतलब थ्रू इवोल्यूशन। तो दी स्पीसीएशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, स्पीसीएशन जो होता है वो इवोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो जो
जो चीज स्पीसीएशन के कारण हो रही है वो इनडायरेक्टली किसके कारण हो रही है, वो इनडायरेक्टली इवोल्यूशन के कारण हो रही है। इनटू द अर्थ टेजली ऑफ स्पीसीज, अर्थ की जो तेजली है, अर्थ की जो वो है मतलब कि बोल सकते हो का जो वो है काला गला है जहाँ पे सोना चांदी लगते हैं, स्पीसीज की जो काला गला है वहां से वो इतनी जल्दी स्पीसीज गायब हो रही, यानी वहां पे कोई नई स्पीसीज ऐड हो रही है कि नहीं, ये एक डाउटफुल है, मतलब इसमें शंका है। देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस, पर उनका कोई सा भी डाउट नहीं है कि वो कंटिन्यूसली लॉस होते जा रही हैं, कंटिन्यूसली गायब होते जा रही हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग rapidly and accusing finger is clearly pointing to humans activity। ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है प्लेनेट की वो बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रही है, और इसमें जो एक्यूजिंग फिंगर है मतलब जिसका जो इसका जो कारण है, तो वो जो उंगली उठाई जाएगी इसके कारण की वजह से वो ह्यूमंस एक्टिविटी के ऊपर उठाई जाएगी, यानी ह्यूमंस के ऊपर ही उठाई जाएगी, ह्यूमंस के ऊपर ही उठाई जाएगी। नेचर जो उंगली उठाएगा तो ह्यूमंस के ऊपर ही उठाएगा। डीकोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की जो कोलोनाइजेशन है मतलब बेसिकली वहां जाके लेना, वहां पे अपनी बस्ती बचाना बसाना बेसिकली by humans is said to have led to extinction of more than 20 यानी more than 2000 species of bird। ये जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स थे उनमें जब ह्यूमन जाके लेने लगे तो मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। आयुषियन लेड लिस्ट या लेड बुक बोल सकते हो, लाल किताब जो होती है 2004 की डॉक्यूमेंट्स करती है एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज। 784 स्पीसीज कितने ईयर में, इन द लास्ट 500 ईयर्स। तो ये 500 ईयर्स कहाँ से लिए, ये 500 ईयर्स 2004 से लिए, कहाँ से लिए, 2004 से लिए हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो अब ये 784 स्पीशीज में कितने कौन कौन आते हैं, इंक्लूड करता है 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस में पड़ा है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आपके इनवर्टिब्रेट्स में, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस में पड़ा है, आपके इनवर्टिब्रेट्स में, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो इनवर्टिब्रेट्स में पड़ा है। Some examples of recent extinction include the dodo from Mauritius, the quagga from Africa, the thylacine in Australia, Steelers seagull in Russia, and the three subspecies of tiger from Bali, Javan, and Caspian। हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, ये एक्सटेंट हो चुकी हैं। अब द लास्ट 20 years alone witness the disappearance of 27 species। the लास्ट के जो लास्ट के 2 डेकेड्स हैं, एक 10 साल तो क्या बोलते हैं एक डेकेड, तो लास्ट 20 years तो लास्ट 2 डेकेड्स दे के भी बोल सकता है नीट में, तो ये इसे क्या बोल सकता है, लास्ट 2 डेकेड्स, हाँ कि ना, यस सर, ये याद रखना थी, इसे डेकेड्स दे के भी बोल सकता है। वैसे लैंग्वेज में वो थोड़ा खेल जाता है नीट, इसीलिए, ठीक है। तो अलोन लास्ट 2 डेकेड्स में ही 27 स्पीसीज गायब हो चुकी, और सिर्फ 2 डेकेड में 27 स्पीसीज गायब हो जाना, अल्लो तो लग रहा है यार सिर्फ 27 ही तो गायब हुई है, ये सिर्फ 27 गायब हुई है, ये छोटी सोच है। तो तीन स्पीसीज एक भी अगर 20 साल में गायब होती है ना तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ पे तो 27 स्पीसीज गायब हो गई हैं, 27 स्पीसीज गायब हो गई हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो और ये 20 साल कब से लिए हैं, ये 2004 से लिए, ये 2004 से लिए हैं, यस सर। तो केयरफुल एनालिसिस ऑफ लिकॉस, केयरफुल एनालिसिस ऑफ लिकॉस, लिकॉस क्या जो हम लोग डॉक्यूमेंटल लिकॉस लेते हैं ना उसके, shows that the extinction across taxa not random, कि कोई सा भी टेक्सा, कोई सा भी लिविंग ग्लोब का ऑर्गेनिज्म, कोई सी भी स्पीसीज ऐसी गायब नहीं हो जाती। सम ग्लोब लाइक एम्फीबियम अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, मतलब कुछ ग्लोब है जैसे आपका एम्फीबियन हो गया, वो ज्यादा खतरे में एक्सटेंशन के, अकॉर्डिंग टू द ग्लीम सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन, एडिंग टू द ग्लीम सिनेरियो, ग्लीम मतलब दुखदायक या एकदम खतरेदार सिनेरियो ऑफ एक्सटेंशन is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction।
कि ये जो ग्लीन सिनेरियो ये एकदम खतरे से भरा हुआ सिनेरियो है, इसके बाद भी हम लोग तो पता इसमें अगर हम लोग एक और फैक्ट ऐड करते हैं कि अभी करेंटली 2004 के अराउंड की मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड किसे फेस कर रही हैं, एक्सटेंशन से तले, तो मतलब वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे सीधा क्या बोल रहा है, फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब बेसिकली वो क्या हो गई हैं, अरे ये क्या हुआ, फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन मतलब बेसिकली वो क्या हो गई हैं, वो एंडेंजर्ड हो गई हैं। वो क्या हो गई हैं, एंडेंजर्ड हो गई हैं। वो बेसिकली क्या हो गई हैं, एंडेंजर्ड हो गई हैं। हाँ कि ना, एंडेंजर्ड हो गई हैं। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज अराउंड कितनी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर मोर देन 15,500, तो आंसर क्या होगा, सही हो सकता है। ठीक है। अब प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, मतलब कि करेंटली जो 12% ऑफ ऑल बर्ड्स हैं, तो 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, कि बर्ड्स की जितनी स्पीसीज है उनका 12%, जितनी भी मैमल्स की स्पीसीज है उनका 23%, और बता देते हैं एम्फीबियन स्पीसीज का अकेलों का 32%। सोचो, मैमल्स का टोटल मिला के वो हो रहा है 23%, और बता देते हैं बस का टोटल मिलाते 12% हो रहा है, पर एम्फीबियन का अकेले 32% हो जा रहे, और जिम्नोस्पर्म का 31%। आखिर ना वर्ल्ड वाइड जो है वो फेस कर रहे थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब क्या है, वो एंडेंजर हो चुके हैं। अब ये जो मोर देन 15,500 जो है, इसमें मोर देन 650 स्पीसीज तो भारत की ही है। 650 स्पीसीज मतलब 650 स्पीसीज तो भारत की ही है। हाँ कि ना, ये सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 2.1% लैंड ऑक्यूपाई कर ले, तब यानी जो भारत है वो बहुत कम लैंड ऑक्यूपाई कर ले, उसका किसका, अ, दुनिया का, तब भी इतनी ज्यादा उसमें स्पीशीज मिल रही है, मतलब 2.4% सिर्फ लैंड एक्वायर कर रहा है, और उसमें 8.1% ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिल रही है वर्ल्ड की। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्पीशीज से विच भी है, यहाँ पे स्पीशीज का लॉस भी अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ पे स्पीशीज का लॉस भी अच्छा खासा हो रहा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना। तो अगर मैं एनिमल में पूछूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे आ रही है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एम्फीबियंस को, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी जो हम लोग तो देता दी, पर अगर मैं वहीं प्लांट में पूछूं तो हम लोग तो पता चलेगा जिम्नोस्पर्म को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पे लिखते हैं 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म। तो जिसे सबसे ज्यादा कत्ल आ रहा है, एनसीईआरटी उसके बारे में लिख दे रही है। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। अब बेसिकली फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू अर्थ की हिस्ट्री को जब स्टडी किया जाता है, वी लर्न दैट अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज like the one we are currently witnessing has also happened earlier, even before humans appeared on the scene। मतलब कि जो लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज हो रहा है, वो जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नया, वो हिस्ट्री में, अर्थ की हिस्ट्री में बहुत पहले भी हो चुके हैं। इवन बिफोर, जब ह्यूमंस धरती पे पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी हो चुके हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 3 बिलियन ईयर्स, मतलब जो लॉन्ग पीरियड है मोर देन 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, थी मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ का ओरिजिन हो गया था और डाइवर्सिफिकेशन चालू हो गया था। देयर हैव बीन 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, मतलब 5 एपिसोड मतलब 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है स्पीसीज का। हाँ कि ना। तो जो हम लोग इवोल्यूशन में बता देते हैं, जोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं यार कि इस गोल्डन एज आया, किसी डायनासोर था या फिर जिम्नोस्पर्म था, फिर उसके बाद वो अचानक से डिक्लाइन किए। अब ये जो अचानक से डिक्लाइन किए, ये जो है यही मास एक्सटेंशन है। यही मास एक्सटेंशन तो डिनोट कर रही थी, अचानक से गोल्डन एज आया, डायनासोर तो कुछ हुआ और डायनासोर गायब, कुछ हुआ और डायनासोर गायब। तो यही जो है, यही कहलाता है, यही चीज को दिया हुआ है कि 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो चुके हैं।
हाउ इज द सेक्स एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो सेक्स एक्सटेंशन है वो प्रेजेंटली चल रहा है, जो सेक्स एक्सटेंशन है वो प्रेजेंटली चल रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। How is the sex extension presently in progress different from the previous episode? मतलब जो पहले 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं उसमें ह्यूमन जो सेक्स एक्सटेंशन है ये कैसे डिफरेंट है। तो मैंने क्या बताया कि जो पहले के एक्सटेंशन हो चुके हैं उनसे 100 गुना ज्यादा तेजी से ही अभी वाला एक्सटेंशन हो रहा है। उनसे 100 गुना ज्यादा तेजी से कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट एक्सटेंशन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इतनी तेजी से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ कि ना, यस सर। द डिफरेंस इज इन लेट, मतलब डिफरेंस है स्पीड में कि किस स्पीड से एक्सटेंशन हो रहा है। द करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in the purely human times, मतलब ह्यूमन से आने से पहले जो एक्सटेंशन हुए उनसे जो प्रेजेंट वाला है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। हाँ कि ना, एंड एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर लेट, और ये फास्टर लेट हुआ क्यों, तो ह्यूमंस की एक्टिविटी के कारण। Ecologists warn that the present, if the present challenge continues, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years। तो इकोलॉजिस्ट ये समझा रहे हैं कि अगर जिस रफ्तार से अभी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, अगर उसी रफ्तार से चलता रहा, अगर उसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में आधी स्पीशीज हम गवा देंगे, नियरली आधी स्पीशीज गायब हो जाएगी अर्थ से। हाँ कि ना, यस सर। 2 मिनट रुकना। मतलब सोचो सिर्फ 100 सालों में आधी स्पीशीज गायब हो जाएंगी। वहां पे अगर हम लोग इकोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ें तो डायनासोर को भी गायब होने में मिलियन ईयर्स यानी क्या देते हैं, 10 हजारों सालों लगे थे, लाखों सालों लगे थे, पर यहाँ पे तो ये बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। हाँ कि ना, यस सर। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी देती है इसे एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। In general, loss of biodiversity in a region may lead to decline in the plant production। ये जो है थी बायोडाइवर्सिटी इन जनरली, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है एक रीजन में उससे कारण हो, उसका रिजल्ट क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, थी प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें डिक्लाइन होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि लेस फूड प्रोडक्शन होगा प्रोड्यूसर के कारण, लेस फूड प्रोडक्शन होगा प्रोड्यूसर के कारण। तो अगर प्रोड्यूसर कम फूड बनाएगा तो स्पीशीज ज्यादा आएंगी या कम, स्पीशीज ज्यादा आएंगी या कम, मतलब कि प्रोड्यूसर से खाना लेने स्पीशीज ज्यादा आएंगी या कम, तो आंसर है कम। जैसे जंगल में ज्यादा स्पीशीज है, लेक के जो लेक डेजर्ट के मुकाबले जंगल में ज्यादा स्पीशीज है। ऐसा क्यों, क्योंकि जंगल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, मतलब स्पीशीज जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वहां पे ज्यादा सरवाइव कर पाती हैं। अगर कहीं पे लेस स्पीशीज है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। हाँ कि ना, यस सर। lower the resistance to environmental perturbations such as drought, मतलब कि जो लोअर रेजिस्टेंस हो जाएगा स्पीशीज का, या बता देते हैं प्लांट्स का, स्पीशीज का, सभी ऑर्गेनिज्म से, सभी ऑर्गेनिज्म का किससे, बाधाओं से। कल्टीवेशन मतलब बाधाएं, बाधाएं क्या होता है, बाधाएं जो नेचर की जो बाधाएं हैं, जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, इनसे हम लड़ पाते हैं, वो लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अकेले कोई स्पीशीज नहीं लड़ती, स्पीशीज आपस में मिल के लड़ती हैं। तो आपसे साथ लड़ने वाली स्पीशीज ही गायब हो जाएं तो आप लड़ेंगे कैसे। जैसे जो वो रहता है, हम बेसिकली हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि प्लांट रिवर बैंक में क्यों उगाए जाते हैं, ताकि जब फ्लड आए
तो प्लांट की जड़ें जो हैं वो सॉइल को सॉइल में बंधे रहे और ऐसे गिरे ना। और आजकल देखोगे तो पेड़ थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के आसपास और पेड़ रहते थे तो पेड़ की जड़ें आपस में बंधी रहती थी सॉइल में। पर अगर हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, सिंगल सिंगल पेड़ करते जा रहे हैं, तो ये भी उतनी ताकत नहीं झेल पा रहे और गिर जाते हैं। तो क्या जो एनवायरमेंटल बाधाएं हैं क्या उनसे हमारी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कम नहीं होते चलिए? तो आंसर है कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। फिर आता है इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी वाटर यूजेस एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। मतलब कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज्यादा चेंज आने लग जाएगा, पेस्ट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो बहुत जो इन्वायरमेंट में प्रोसेस हो रहे हैं उनमें अचानक से बहुत ज्यादा चेंज आने लग जाएगा। इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। यहाँ पे बेसिकली इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बोलिए। बेसिकली ये क्या बोला है, जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम की कम हो जाएगी, वो इकोसिस्टम की कम हो जाएगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब कॉज या रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बनना है कि रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, क्या है? हाँ कि ना? यस सर। तो ये शुरुआत की जो लाइन है ये यहीं से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, फिर उसमें समझाऊंगा। Keep the accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities। कि जो करंट जो इतना ज्यादा फास्ट लेट से एक्सीलरेटेड लेट से स्पीसीज का लॉस हो रहा है, ये जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। द फोर मेजर कॉजेज, कि जो चार मेजर कॉजेज हैं जिन्हें हम बोलते हैं दी इविल क्वालिटेट। क्वालिटेट मतलब चार और इविल मतलब वो होता कहते हैं, आप बोल सकते हो बुरा। तो ठीक है, स्पीसीज लॉस करवा लें द इविल कॉजेज बोल सकते हैं जिन्हें हम मतलब फोर मेजर कॉजेज, तो हम लोग द इविल कॉजेज बोल सकते हैं। ये बोस में पूछा जाता है इविल कॉजेज के बारे में, हाँ कि ना? ठीक है। तो ये चार हैं क्या, चार इविल कॉजेज हैं क्या? पहला है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चौथा है को एक्सटेंशन। ये को एग्जिस्टेंस नहीं, को एक्सटेंशन है। हाँ कि ना? तो चार इविल क्वालिटीज क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा क्या है, को एक्सटेंशन। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इनमें से क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ कि ना? ये इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन बोलना क्या चाह रहा है, क्या होता है बेसिकली? हैबिटेट क्या है, लेने की जगह, रहने की जगह। हाँ कि ना? तो मान लेते हैं कि जंगल में कौन रहता है, पहली बात जंगल में इंसेक्ट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं। हाँ कि ना? जंगल है क्या, प्लांट बड़े बड़े उगे हुए हैं, वहां पे एनिमल और इंसेक्ट्स की रहने की जगह। तो अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या ये एनिमल और इंसेक्ट्स के पास रहने की जगह बचेगी, क्या इनके पास रहने की जगह बचेगी? तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। तो अब हैबिटेट लॉस हुआ क्यों, अब बेसिकली हैबिटेट लॉस हुआ क्यों? तो आंसर क्या होगा, हैबिटेट लॉस होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हैबिटेट लॉस होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ ह्यूमन मेड रहेंगे और कुछ नेचुरल रहेंगे। कुछ ह्यूमन मेड रहेंगे, कुछ नेचुरल रहेंगे। ह्यूमन मेड कैसे सर, कि फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है। और नेचुरल कैसे, मतलब जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले फॉरेस्ट फायर लगी थी, बहुत भयंकर, हर साल लगी जाती है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर, ये जो नेचुरल है, ये जो है ये भी कारण है हैबिटेट लॉस का। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ की कहाँ पाई जाती है? टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में। मतलब जो मोस्ट डाइवर्सिटी अर्थ की वो कहाँ पे तलैप है? टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में। यहाँ की ना? और टॉपिकल लेन फॉरेस्ट तो हम लोग कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी की लेने की जगह है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे रहती है, हम उसी जगह को खराब करते हुए जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे हैबिटेट लॉस करवाते हुए जा रहे हैं।
अब ये जो लॉस है, हैबिटेट लॉस कहीं का भी क्यों होता है? क्यों होता है? किसके नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे। किसके नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे यार, तीसरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब डेवलपमेंट जो है ये एक टर्म है जिसे अलग अलग जन अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी के लिए अगर कोई डेवलपमेंट है तो वो किसी के लिए अभिशाप है, मतलब कि वो किसी के लिए प्रॉब्लम है, वो किसी के लिए कर्ज है, हाँ कि ना? यस सर। तो डेवलपमेंट में अगर मैं लूँ तो वो मॉडर्न डेवलपमेंट या बोल सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है कि हैबिटेट लॉस और डेवलपमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एंटरप्रेन्योर क्या बोलेगा, हम तो डेवलपमेंट कर लें, हम नेचर नेशन की जीडीपी बढ़ा लें। पर इकोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? इकोलॉजिस्ट बोलेगा कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब जो डेवलपमेंट है और हैबिटेट लॉस है वो एक साथ चलते हैं। अगर डेवलपमेंट होगा तो हैबिटेट लॉस होगा, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो हैबिटेट लॉस नहीं होगा, हाँ कि ना? मतलब ये नहीं कर सकते कि आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एक साथ ले जाएं, दोनों एंटी पैरेलल चलते हैं। मतलब अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी में लॉस तो होगा ही, अगर आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हाँ कि ना? तो हैबिटेट लॉस और जो ये बता देते हैं डेवलपमेंट, ये क्या चल रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं। तो हम लोग तो इसे क्या करने की जरूरत है? ना ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन तो ले सकते हैं ना डेवलपमेंट, तो हम लोग तो बैलेंस आउट करने की जरूरत है, हाँ कि ना? ये सर, जैसे अगर आप कहीं पे बिल्डिंग बनाए हैं तो बिल्डिंग में नीचे की ओर गार्डन लाए, टेरेस गार्डन लाए, हाँ कि ना? फ्लोर में जहाँ पे धूप आ रही है वहां पे गमले लाए, वर्टिकल गार्डन लेते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। तो वैसे अब तो डेवलपमेंट टेक्निक्स ऑब्टेन करनी पड़ेंगी, हाँ कि ना? ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटिकेशन किसके? प्लांट और हैबिटेट के, प्लांट और एनिमल के एक्सटेंशन के लिए, प्लांट एंड एनिमल के एक्सटेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ये, हाँ कि ना? तो आंसर है यस। आंसर क्या है? यस। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। अब आता है बेसिकली मोस्ट डिलेमेटिकल एग्जाम्पल क्या है हैबिटेट लॉस का? वो आता है टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में, मतलब वहां पे बोल सकते हो डिलेमेटिकल, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा दलामा कली का सीन होता है कि कभी ये कभी वो, ये वो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जो टॉपिकल लेन फॉरेस्ट पहले 14% ऑफ अर्थ को, 14% ऑफ अर्थ की लैंड को कवर करते थे। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% ऑफ द अर्थ लैंड कवर करते थे। अब कितना कवर कर लें? अब लेस देन 6% कवर कर लें, अब लेस देन 6% कवर कर रहे हैं, हाँ कि ना? और ये जो डिस्ट्रक्शन द रेंज है ये कुछ ही सालों में, कुछ ही डेकेड्स में आया है, हाँ कि ना? अब अगर मैं इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मैं सोयाबीन से समझा सकता हूँ। सोयाबीन की चापे खाते हैं, सोयाबीन के भजिया खाते हैं, हाँ कि ना? तो सोयाबीन जो है ये हाउस में आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। और पूरे एक तरीके से मान सकते हो कि पूरे दुनिया में फैल गई है कि हर कोई यूज कर रहा है, हाँ कि ना? तो जब प्रोडक्ट्स की मांगे बढ़ेंगी तो उसका प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट्स की मांगे बढ़ेंगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसी सोयाबीन की मांग बढ़ी उसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दिए। अब सोयाबीन उगती तो पेड़ों में है, सोयाबीन के तो पौधे होते हैं, हाँ कि ना? सोयाबीन के तो पौधे होते हैं। यार मुझे इसे कॉस्ट और रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में करना था, अरे तो इसे क्लियर कर देता हूँ ना, मुझे जगह मिल जाएगी, ठीक है? तो ये तीन कारण तो हम लोग पीछे कर लेंगे, ठीक है? ये तीन कारण तो हम लोग पीछे कर लेंगे, पीछे एक्चुअल हेडिंग के अंदर, यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर मैं ले दिया गलती से, ठीक है? तो वापस आते हैं सोयाबीन के ऊपर। सोयाबीन के ऊपर क्या चल रहा था? हाँ, सोयाबीन जो है अगर प्रोडक्ट बढ़ेगी तो मांगे बढ़ेंगे, हाँ कि ना? तो अगर सोयाबीन की मांग बढ़ी है, वो इतने सारे प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है घर में, तो सोयाबीन की मांग बढ़ी है तो उसका प्रोडक्शन भी बनाना पड़ेगा। अब सोयाबीन ऐसा तो है नहीं कि हवा में उग जाए या कहीं फैक्ट्री में बन जाए, सोयाबीन तो पौधों में ही उगेगा, हाँ कि ना? सोयाबीन तो पौधों में ही उगेगा, बेसिकली प्लांट है, ये एक क्रॉप है,
हाँ कि ना। तो इसे उगाने के लिए जगह चाहिए। अब जगह मिलेगी कहाँ से? अर्थ पे तो लैंड लिमिटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे टॉपिकल लेन फॉरेस्ट की जगह को क्लियर कर दिया गया है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। क्यों? ताकि हमें स्पेस मिल सके, ताकि हमें जगह मिल सके, ताकि हमें कोई इलाका मिल सके जहाँ पे हम सोयाबीन की फार्मिंग कर पाए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट लॉ कारण है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन का, वो और भी कारण हो सकते हैं। हाँ कि ना? अब जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जिसे हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, मतलब जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। हाँ कि ना? वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। हाँ कि ना? यस सर। इसे काटा जा रहा है और साफ किया जा रहा है। क्यों? ताकि सोयाबीन की कल्टीवेशन की जाए, इसे ग्रासलैंड में बदला जाए, ताकि हम लोग बीफ कैटल, मतलब ऐसा कैटल, ऐसी गाय जिसे बीफ निकाला जाता है, जिसे मांस निकाला जाता है, उससे पाल पाए। पर ये सोयाबीन की कल्टीवेशन या ये डोमेस्टिकेशन क्यों करनी है बीफ कैटल की? ताकि ह्यूमंस इसे खा पाए। मतलब एट द एंड रीजन क्या है? रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन का वो क्या कहते हैं, बोलते हो ती ग्लीडीनेस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? है कि ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता देते हैं डेवलपमेंट कारण डाल रहा है या कुछ। और ये जो टोटल लॉस हो रहा है इसमें और चीजें खराब कौन करने आ जाता है? और चीजें खराब करने आ जाता है हमारा, तुम्हारा, हमारा सबका दुश्मन प्याला, पॉल्यूशन। हाँ कि ना? जैसे जैसे आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। हाँ कि ना? तो अभी हम लोग ने जो पहला कारण था वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था, पहला पार्ट डिस्कस किया जो था हैबिटेट लॉस। अब सर ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो बेसिकली अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी मान लो ये एक एरिया है, और अगर ये एक एरिया है तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों रहते होंगे। मतलब बेसिकली ये उनके लिए एक हैबिटेट है। हाँ कि ना? तो आंसर है यस सर। ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो इस एरिया में क्या करते हैं, रहते तो हैं, पर उनका खाना लेना या उनका जो रिप्रोडक्शन है वो इस एरिया में होता है। हाँ कि ना? तो वो रहते तो वन एरिया में, एरिया के पार्ट वन में रहते हैं, पर उनका रिप्रोडक्शन या खाना लेना है ना एरिया के पार्ट टू में होता है। अब मैं क्या किया, अब मैं बुलडोजर लाया, अब मैं लाया देते हैं, बोलते हो चाहते थे जेसीबी वेसीबी लाया, पेड़ काटने की मशीन लाया और बीच से एक लोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। बीच से मैंने क्या कर दिया, लोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये जो एनिमल थे ये यहाँ से पार्ट वन से पार्ट टू तक ट्रेवल करते थे ताकि रिप्रोड्यूस कर पाए, फूड वो कर पाए, फूड ले पाए, फूड का कंजप्शन कर पाए। ये अब क्लॉस नहीं कर पाएंगे, अब ये क्लॉस नहीं कर पाएंगे। हाँ कि ना? क्योंकि इन्हें खतरा रहेगा, बीच में बड़ी सी मैंने सड़क बना दी, और सड़क रहेगी तो ह्यूमन जाते जाते ही रहेंगे, ह्यूमन मार के पकड़ के लेके जाना भी चालू कर देंगे। तो वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे और सरवाइव इनका करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक इकोसिस्टम, एक हैबिटेट का क्या कर दिया, दो हिस्से कर दिए थ्रू लोड। हाँ कि ना? लोड कंस्ट्रक्ट कर दी। इसीलिए बोलते हैं जो ये फॉरेस्ट है इनमें आजकल ओवरलेड विलेज बनाओ, इनमें विलेजेस बनाओ, ताकि नीचे से जो इन ऑर्गेनिज्म को एक साइड से दूसरे साइड जाना है वो जा सके, वो जा सके। हाँ कि ना? यस सर। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लोग वो बनाए ह्यूमंस के लिए लोड बनाए तो बस ह्यूमंस वहां पे रुक जाएंगे। थोड़े समय बाद जो हाईवे है, तो आप जब हाईवे के बारे में सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप तो लगता होगा यार, सुने होंगे वहां पे कि हाईवे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे वो एक प्लॉट भी कला है इंडस्ट्री के लिए। क्या बोल सकते हो कि 200 मीटर की दूरी पे बस कॉलोनी,
10 मीटर की दूरी पे हाईवे से बस कॉलोनी। तो ये जो हम लोग कॉलोनी बता रहे हैं, क्या ये भी फ्रेगमेंटेशन नहीं कर रहे, ये भी वहाँ के हैबिटेट में के भाग नहीं कर दे रहे छोटे छोटे? तो आंसर है यस, तो आंसर है यस। तो एक लार्ज हैबिटेट से छोटे छोटे क्या कर दिया हम लोग ने, फ्रेगमेंट्स कर दिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए, हाँ कि ना? तो इससे उन ऑर्गेनिज्म का जिनका माइग्रेटरी हैबिटेट रहता है, माइग्रेटरी हैबिटेट रहती है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर पाते। वैसे भी बीच में ह्यूमन एक्टिविटी आ गई, बीच में कुछ और होगा जहाँ से वो कुछ करते होंगे, ये भी हो सकता है, और उस पर ह्यूमंस अपना बुलडोजर चला दिए, हाँ कि ना? तो आंसर है यस। अब आते हैं इस हेडिंग के अंदर, एक्चुअली में लिखना था मुझे वो, पर उसके अंदर ले दिया। चलो चलते हैं दूसरा कारण पे आते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये जो कारण है ये तो हम लोग बचपन से पलते हुए आ रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो अपनी रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं। मतलब आप तो नेचुरल रिसोर्सेज की कम जरूरत है तब भी आप ज्यादा यूज कर रहे हो। जैसे स्कूल बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए क्या देते हैं आजकल जो है, बस स्कूल से लाने के लिए घर में बाइक है, घर में एक्टिवा है, तब भी नहीं, कार में ही जाएंगे। क्यों? ताकि दिखना चाहिए लोगों को कार है हमारे पास। और वहां पे ट्रैफिक जमाएंगे कार को गलत तरीके से रोड पे पार करते, या बाइक को गलत तरीके से पार करते, जाम लगाते, हाँ कि ना? घर स्कूल के बगल में ही घर है, 2-3 घर छोड़ते तब भी स्कूटर में ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो पैदल जाएंगे तो लोगों को लगेगा आने जाने की सुविधा नहीं है। हाँ कि ना? तो ये ओवल एक्सप्लॉइटेशन है, हाँ कि ना? कैसा लगा मेरा व्यंग? तो ये ओवल एक्सप्लॉइटेशन है, मतलब कि आपको जितनी जरूरत है उसका यूज करना, ज्यादा यूज करना, जरूरत से ज्यादा यूज करना, बेसिकली बता देते हैं ओवल एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। ह्यूमन जो है वो हमेशा नेचर पे डिपेंडेंट है फूड और शेल्टर के लिए। तो नीड जो है जब टर्न हो जाती है ग्रीड में, मतलब जो आपकी जरूरत है वो जब आपके लालच में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओवल एक्सप्लॉइटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो क्या होता है? ओवल एक्सप्लॉइटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे ह्यूमन जो है वो नेचर पे फूड और शेल्टर के लिए, मतलब खाने और रहने की जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब इंसान का पेट भरा तो वो सोचा चलो यार और खा लेता हूँ, तो वो फूड को ओवल एक्सप्लॉइट करने लगा। अब जब उसका पेट भरा तो वो बोला थी चलो यार बच्चे पैदा कर लेता हूँ, शेल्टर की एरिया ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता हूँ और शेल्टर की एरिया को ओवल एक्सप्लॉइट करने लगा, हाँ कि ना? तो इसे कैसे समझे सर? जैसे फूड के लिए ह्यूमन डिपेंडेंट है तो वेजिटेरियन फूड ना खाते, नॉनवेज फूड खाएंगे सर। हम तो नॉनवेज फूड खाएंगे। स्टीलर की इसी खाओ जो अच्छी खासी लसिया में पाई जाती थी, उसे मीट के कारण पूरा खा जाएंगे, है कि ना सर? तो मैं बोलूंगा ना सर, उल्टा उलट लेके मालूम है। तो लास्ट 500 सालों में बहुत सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे आप स्टीलर सी काउ ले लो या पैसेंजर पीजन ले लो। जो पैसेंजर पीजन जो पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं कि कबूतर में वो बांधते, संदेश बांध के भेजा जा रहा है एक किंगडम से दूसरे किंगडम, वो कबूतर मस्त ध्यान से भी जा रहे हैं। मतलब उन कबूतर के पास डायरेक्शन वो करने की मेजर देखने की, डायरेक्शन खो ना जाने की एक नेचुरल टेंडेंसी थी। तो अब वो कबूतर मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमंस उन्हें मार के खा गए। यहाँ पे तो बता देते हैं जो इन लोग आते कौन, एक बार मैंने देखा था, सुना था कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी एक साइट में, तो वहां पे सुना था मैंने कि वहीं पे था, तो कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जमीन से कौन जा रहा था? केचुआ जा रहा था, मतलब अर्थवर्म जा रहा था। तो कोई चिल्लाया थी केचुआ जा रहा है, केचुआ जा रहा है, हाँ कि ना? केचुआ जा रहा है, हाँ कि ना? यस सर, केचुआ जा रहा है। अब ऐसे तो अचानक जो कोई चिल्लाया ना, तो ये जितने भी आते थे लेबर थे कंस्ट्रक्शन लेबर वाले, ये सब भाग के गए, हाँ कि ना? अब भाग के गए। अब वो बोला थी, उन लोग पूछे थी केचुआ किधर जा रहा है, तो वो आदमी बोला थी ये देखो केचुआ जा रहा है। तो चाहते थे हैं केचुआ जा रहा है, तो वो क्या है मतलब थी बेसिकली, उन लोग बोले थी ये केचुआ है क्या? तो आदमी पूछा थी क्या केचुआ ही तो बोला। तो तो लोग ऐसे बात है, तो वो बोले थी अल्लो तो लगा कछुआ है। तो इन लोग सोचो कछुआ को भी खा जा रहे इंसेक्ट, कछुआ तो कैसे खाते हैं?
कछुआ अपने सेल के अंदर चल देगा, जब उसे मारने जाएंगे तो पीछे से कछुआ के पीछे से वो घुस आते हैं क्या, लकड़ी तो घुस आते हैं, और जब वो चिल्लाने के लिए अपना सेल बाहर निकालता है तो उसकी मुंडी पकड़ते बाहर खींच लेते हैं, मुंडी पकड़ते बाहर खींच लेते हैं, हाँ कि ना। तो इस तरीके से सोचो, कछुए को नहीं छोड़े, कभी सोचे थे कछुए को खा जाते हैं, नहीं ना। तो सोचो कछुए को भी खा जाते हैं, हाँ कि ना। क्योंकि मुझे केस पता चला तो मैं इसमें बताने के लिए सोचा। अब क्या होता है कि जैसे सी में जाते हैं तो पहले मछुआरे जाते थे। तो आपने क्लास 5 का मुझे याद है यार, एक चैप्टर था, एक चैप्टर तक मैथ्स में सोचो, एक चैप्टर का उसमें ये दिया हुआ था एनसीईआरटी की बुक में। क्या था कि कोई मछुआरा, एक मछुआरे के बारे में कैलकुलेशन थी, तो उसमें उसकी स्टोरी भी दी हुई थी। स्टोरी में क्या था बेसिकली कि क्लास 5 में क्या, हाँ क्लास 5 में ही था कि मैथ्स में कि स्टोरी में ये था, ये बताया गया था कि पहले मछुआरे जाते थे तो वो अपने जाल में है ना छेदे भले लगते थे, ताकि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं बस वहीं फंसे, और जो बच्ची मछलियां हैं वो निकल जाएं, और वो फंसे ना, और ताकि वो ग्रोथ कर लेंगी तो वो बड़ी हो जाएंगी, फिर रिप्रोड्यूस कर लेंगी तो उनके बच्चे हो जाएंगे, तो ऐसे वो जो मछलियों की स्पीशीज है वो चलते रहेगी, सिर्फ बड़ी बड़ी मछली फंसे। पर जब ये जो कंपनियां हैं, जो फिशिंग कंपनियां हैं, ये जब बड़े बड़े बोट्स में गई तो ये जो जाले हैं ये बहुत पतले पतले लगने लगी, तो इसमें बच्ची मछलियां भी फंस जाती हैं। मतलब ये जो कालन है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है मछली, ये फिशिंग की, ये जो है ये हैं मछलियों के एक्सटेंशन के कारण। तो मरीन फिश को ओवर हार्वेस्टेड किया जा रहा है, इसके कारण कई सी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ नहीं, बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ अकेले नहीं, इसमें प्रॉब्लम जो है वो लोगों के साथ भी है, वो लोगों के साथ भी है। तो दी बड़ी कॉर्पोरेशन कई बार छोटे ये जो मछुआरे इन्हें भी देती है, और ये भी वही गलत टेक्निक को ऑप्ट करते हैं। दूसरी बात, जो रूल्स और रेगुलेशन जो है उनमें जो है उनमें क्या देते हैं, उन्हें सही से अप्लाई नहीं किया जा रहा, जो वो हैं क्या देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके क्या देते हैं, उसके कारण ग्लीड के कारण क्या हो रहा है, वो जो कंपनी बहुत बार देखा गया, पकड़ाए भी हैं शायद मुंबई में, हाँ मुंबई में ही शायद पकड़ाए थे ना, नहीं कहीं पे तो पोर्ट में पकड़वाए थे कि रूल्स था कुछ, और इन लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे वहां पे ब्लाइट दे के, हाँ कि ना। तो ह्यूमन ग्लीड के कारण ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तीसरा कारण क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन की, कहीं पे कोई स्पीसीज पाई नहीं जाती नेचुरली, पर वो स्पीसीज वहां पे अचानक से फैल जाए। जैसे वो बोल सकते हो, कॉकरोच बोल सकते हो, वो इंडिया में आया, कॉकरोच बोल सकते हो जो इंडिया में आया। इंडिया में कॉकरोच नेचुरली नहीं पाया जाता। अब लोग बोलेंगे कि गलती से आ गया था, गलती से कोई नहीं आया था, अमेरिका की ये सोची समझी साजिश था, वो बहुत सी कंट्रियों में यही करते हुए आए कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की फसल वसल तो खराब करने के लिए वो ऐसे इंसेक्ट्स लो तो इधर से उधर छोड़ते ही रहता है। तो उसमें से एक केस है कोई इंडिया में कि कॉकरोच आना, तो एक स्ट्रेटेजिक मूव था यहाँ पे कॉकरोच की संख्या बढ़ाते, डिजीज को बढ़वाना और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करवाना, ये सोची समझी साजिश थी। लोग बेवकूफ हैं, लोगों को तो बोल दो कि ये आम नहीं अचार है तो बोल देते हैं हाँ अचार है, सिर्फ अपना फायदा दिखना चाहिए, वरना बेवकूफ है, समझ में नहीं आता लोगों को। ये सोची समझी साजिश थी, जब आप केस स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ कि ना। तो एलियन स्पीशीज अनइंटेंशनली भी आ सकती है और डेलिबरेटली भी आ सकती है। अनइंटेंशनली मतलब गलती से आ गई, और अनइंटेंशनली के नीचे लिखाते हैं कि कॉकरोच इज नॉट फाउंड इन इंडिया बट इट केम अनइंटेंशनली, बेवकूफ है यार, जान मुझ के लाई गई थी, हाँ कि ना। डेलिबरेटली मतलब दादे दिन लाया किसी और पर्पज से था पर नुकसान करने लग गई, डेलिबरेटली मतलब लाए किसी और पर्पज से थे और नुकसान करने लग गई। तो एलियन स्पीशीज दो तरीके से इन्वेजन करती, एक अनइंटेंशनली थी मतलब किसी और तो ला लेती, ये साथ में आ गई, और दादे दिन डेलिबरेटली मतलब लाए तो फायदे के लिए पर नुकसान करने लग गई। तो जैसे नील पर्च ईस्ट अफ्रीका के लेक में वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसने वहां पे जो चिलचिट फिशेस की उसकी 200 स्पीसीज मार दी, 200 स्पीसीज मार दी, क्योंकि ये प्रीडेटर थी उन फिशेस की, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना।
यस सर। जैसे पाल्थेनियम है, जिसे कैलेट गलास बोलते हैं, नेलू गलास भी बोलते हैं, या केओंगलेस गलास भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है, ये गलेस का जब वो था शासन काल भारत में, तब आई थी। मतलब ये जो इंडिपेंडेंट के बाद जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आई थी, उस समय आई थी, और अचानक से पूरे देश भर में फैल गई, इसीलिए इसे कांग्रेस गलास भी बोला जाता है। और जवाहरलाल नेहरू के समय ये आई थी, इसीलिए इसे नेहरू ग्लास भी बोला जाता है। और इसका नाम क्या, पाल्टीनियम या कैलेट ग्लास, ये बोलते हैं अनइंटेंशनली आई थी वीट के साथ ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, पर ये अचानक से फैल गई। और ये भी बहुत बड़ा झूठ है, ये लाई जानबूझ यानी भेजी जानबूझ के थी। ऐसा तो ये थी एक पत्ती से आगे, एक पत्ती से आता तभी एक ही जगह लुकता, बहुत अलग अलग जगह फैलाई गई थी। और अमेरिका था इसमें सोचा समझा साजिश था, जो जो फ्लूफ हो गया था। पर अभी भी एनसीईआरटी वही थी, अनइंटेंशनली आ गई थी, कार अनइंटेंशनली आ गई थी, और बच्चे भी अनइंटेंशनली आ गई थी। पलना कुछ है नहीं, सच झूठ झूठ पलते रहना। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे वाटर हाइसिंथ पलते हैं हम लोग के बारे में, कि जब आप देखेंगे तो बंगाल के जो लेवल हैं यहाँ पे, लेनी सीजन के बाद जब फ्लड यानी पानी अच्छा खासा हो जाते हैं, तो इकॉलनियाँ जो आते थे वाटर हाइसिंथ थे, ये बहुत अच्छे तरीके से हला हला फैल जाती, पंजाब तरफ भी फैल जाती, और बच्चे इसके ऊपर खेलते हैं। विलेज तरीका बन जाता है, इतना ज्यादा जम जाता है नदियों में। अब ऐसा क्यों? ये जो है ये असल में दिखता सुंदर है, तो इसे ऐसा ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर लाए थे बंगाल में। पर पता नहीं था ये इतना तेजी से फैल जाएगा, ये इतना तेजी से फैल जाएगा, और ये इतना नुकसान करता है। मतलब ये पूरा पानी को है बर्बाद करते रख देता है। हाँ कि ना, इसे वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, या जैसे हमारे यहाँ नदियों में कैटफिश पाई जाती है। कैटफिश एक प्रकार की मछली होती है। तो जो इंडिजीनियस कैटफिश है वो छोटी होती है, तो उससे मीट कम निकलता है। पर जो अफ्रीकन स्पीसीज है कैटफिश की, जिसका नाम है क्लेलिस गैलिपाइनस था, क्लेलिस गैलिपाइनस का जिसका नाम, वो यहाँ के नदियों में लाके छोड़ दी गई। तो जी वो बली है, तो नदियों में अपने आप बली होते रहेगी, कोई पालने की टेंशन नहीं। हाँ कि ना, तो असल में लाके छोड़ दी गई। अब पता था कि ये चाह देते हैं वो है हार्म करेगा, तब भी इल्लीगली लोग अपने फायदे के लिए लाके छोड़ दी। अब जो अफ्रीकन कैटफिश है, वो इंडियन कैटफिश जो इंडिजीनियस कैटफिश की स्पीसीज है, उसे वो खत्म कर दे रही है। तो ये इंटेंशनल बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये इंटेंशनल बायोडाइवर्सिटी लॉस है। फोर्थ कारण क्या हो जाता है? फोर्थ कारण हो जाता है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन, फोर्थ कारण क्या हो जाता है? को एक्सटेंशन। अब को एग्जिस्टेंट तो सुना है सर, अब ये को एक्सटेंशन क्या है? को एक्सटेंशन को उसके कारण एग्जिस्टेंट के कारण आता है। जब को एग्जिस्टेंस होता है तो क्या होता है? जब दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मतलब जैसे लाइकेन में एगाई और फंजाई, तो अगर मैं वहां से फंजाई गायब कर दूं तो क्या लाइकेन भी गायब होने लग जाएगा? क्या उसका भी एक्सटेंशन हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका भी एक्सटेंशन हो जाएगा। मतलब जब दो स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, क्या होता है बेसिकली कि जब एक दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म भी गायब होता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी में भी एक्सटेंशन का थ्रेट आ जाता है। हाँ कि ना, यस सर। तो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, habitat loss and fragmentation, हाँ कि ना, yes sir, this is the most important cause the live in animal and plant to extinction। ये most important cause है जिसके कारण प्लांट और एनिमल का एक्सटेंशन हो रहा है। The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest। most dramatic example कहाँ से आता है? tropical rainforest से आता है। once covering more than 14% of the land surface, these rainforests now cover no more than 6%। मतलब कि कभी 14% लैंड कवर करते थे, अब 6% से भी ज्यादा लैंड कवर नहीं करते। हाँ कि ना, दे आर बीन डिस्ट्रॉयड फास्ट, वो बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग द चैप्टर, जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ने में खत्म करेंगे, 1000 मोल है यानी 1000 more hectares of land for rain forest would have been lost।
कि 1000 से ज़्यादा हेक्टर्स का रेन फॉरेस्ट बर्बाद हो चुका होगा। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट। मतलब जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे प्लांट्स रहते हैं, उसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। हर्बलिन प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज रहती हैं, लाखों स्पीसीज रहती है। इट्स बीन कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन एंड फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर लेजिंग बीफ कैटल। उसे सोयाबीन उगाने के लिए, बीफ कैटल, डोमेस्टिकेशन करने के लिए कैटल का वो सब का के लिए काट के निपटा दिया जा रहा है। मतलब मिलियंस ऑफ स्पीसीज का हैबिटेट लॉस कर दिया जा रहा है। Besides total loss, the